नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में भी देखिए यहाँ पर हमने इसको डिवाइड कर रखा है। केमिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किस तरह से पढ़ेंगे चैप्टर्स को? पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर उसके बाद पीरियोडिक टेबल, फिर उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, फिर उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन, फिर हाइड्रोजन, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केमिस्ट्री कैसी होती है, उसके बाद लास्ट में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये चीजें हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ेंगे, यानी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी एनसीईआरटी 11th बुक का जो फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी की 11th की, उसका दूसरा चैप्टर हम लोग पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चैप्टर का नाम रहेगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक, और इसमें जो चीज हमें पढ़नी है वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहली चीज हमें यही पढ़नी। ठीक, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डाल्टन, और इन्होंने क्या किया, जब ये हुआ कि मैटर किससे बना होता है, यानी मैटर क्या होता है तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन मैटर किससे बना होता है, जब इसकी बात चलने लगी तो डाल्टन ने सबसे पहले कहा कि मैटर जो है वह एटम से बना होता है। और ये प्रूफ करने के लिए इन्होंने क्या किया कि मैटर को डिवाइड करना शुरू किया। मैटर को डिवाइड करते गए, डिवाइड करते गए, डिवाइड करते गए, जब इन मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल इनको मिला, यानी उसके बाद वो डिवाइड नहीं हो पा रहा था, यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जब यहां तक ये पहुंच गया डिवाइड करते हुए, तो उन्होंने इसको कह दिया कि अब ये पार्टिकल अनडिविजिबल या नॉन डिविजिबल है। यानी इसको क्या कह दिया, ये नॉन डिविजिबल पार्टिकल है, अब ये पूरा दोबारा अब इससे यानी कि आगे अब ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, नॉन डिविजिबल पार्टिकल है। या इसी को बोलते हैं क्या, अभी एनसीईआरटी में देखेंगे क्या बोला गया, इसको अनकटेबल बोला गया, इनडिविजिबल भी लिखा गया, नॉन डिविजिबल है। यानी वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो अब फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा, उसका नाम उन्होंने रखा एटम। एटम ग्रीक शब्द एटोमियो से मिलकर ये बनाया गया, एटोमियो से ही डिराइव हुआ है एटम, और एटोमियो का मतलब था नॉन डिविजिबल या इनडिविजिबल। तो इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं रखनी है, केवल ये रखना है कि उन्होंने अपनी थियरी में क्या बताया था। तो सबसे पहली चीज, इसका जो मैटर में यानी कि मैटर किससे बना होता है, एटम से बना होता है, उस समय यही जानकारी थी सभी के पास। डाल्टन ने इनका साइंटिफिक बेसिस दिया, और पहला साइंटिफिक बेसिस पहली बार मैटर के लिए यही आया कि एटम किससे बना होता है, वो डाल्टन का ही था। तो इसमें लिखिए कुछ बातें, यहाँ पर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी को लिखना है। तो सबसे पहली लाइन में हम लिखेंगे साइंटिफिक बेसिस ऑफ, नोट करते चलिएगा साथ में, साइंटिफिक बेसिस ऑफ थियरी ऑफ मैटर। थियरी ऑफ मैटर was first proposed by जॉन डाल्टन। ठीक, जॉन डाल्टन ने क्या बताया कि जो मैटर है वो किससे बना होता है, एटम से बना होता है। इस बात को लिख लीजिए, और साथ ही साथ पहले तो ये लिखिए कि एटम जो होता है, एटम जॉन डाल्टन ने क्या बताया, जो एटम होता है वो क्या है, अनकटेबल या इनडिविजिबल, अनकटेबल या फिर इनडिविजिबल होता है। ठीक, और इन्होंने बताया कि मैटर जो होता है यानी पदार्थ, मैटर मीन्स होता है पदार्थ, ठीक है ना,
जो मैटर होता है वो किससे बना होता है? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल यानी छोटा इंडिविजुअल पार्टिकल। ये इनके सेंटेंस थे, इनकी बातें थी कि ये जो है मैटर इसी से बना होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल। और इसको क्या कहा गया? एटम, कॉल्ड एटम। तो इसको नोट करिए कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एटम। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर ये तो इसमें से देखिए नीट के केमिस्ट्री में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, जो क्वेश्चन आएगा उनके कुछ स्टेटमेंट थे उससे आएगा, और उससे जेईई मेंस 2020 में क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद इसके स्टेटमेंट को नोट करिए कि उन्होंने स्टेटमेंट के बारे में क्या बताया था। इसको नोट कर लीजिए तुरंत। चलिए आगे चलते हैं। स्टेटमेंट, डाल्टन ने क्या स्टेटमेंट दिए उसके बारे में। हेडिंग डाल लीजिए डाल्टन, यानी डाल्टन, यहां पर डाल्टन, ठीक ना। डाल्टन प्रपोज्ड फॉलोइंग स्टेटमेंट, फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन्होंने कई सारे स्टेटमेंट्स दिए थे और इसी से क्वेश्चन आया था। नंबर 1 पहला स्टेटमेंट है इनका, नोट करिए आराम से, बिल्कुल आराम से नोट करिएगा। मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम, पहला स्टेटमेंट इनका यही था। ठीक, यानी मैटर किससे बना होता है? इंडिविजुअल एटम से। दूसरा स्टेटमेंट था ऑल एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। अभी बताते हैं इसका क्या मतलब। साथ ही साथ किसी में क्या, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। ठीक है, और आगे इन्होंने बताया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास, ये इनका दूसरा स्टेटमेंट था। तीसरा क्या था स्टेटमेंट इनका? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड when atoms of different elements combine in a fixed ratio। और चौथा स्टेटमेंट इनका था केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। इसको नोट करिएगा, नोट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि नोट कर लीजिए। एटम्स, दीज आर नाइदर क्रिएटेड
नॉर डिस्ट्रॉय, ठीक ना। डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। ये इनके कुल 4 स्टेटमेंट थे और ये करीब 1808 में एक पत्रिका इनकी छपी जिसका नाम था अ न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलॉसफी। उसी में ये चारों सेंटेंस इसमें लिखे गए थे और यानी कि चारों स्टेटमेंट इनके थे। पहला है कि मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स, ठीक है। ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। अब इसको जरा समझिए, यानी अगर कोई एलिमेंट है हमारे पास, थोड़ा सा एलिमेंट है अगर कोई ए, ठीक, और ये किससे बना होगा, एटम से, यानी इसके बहुत सारे, इस एलिमेंट ए के बहुत सारे एटम हैं, तो इनकी सारी प्रॉपर्टीज यानी जो भी प्रॉपर्टीज है इसमें, और साथ ही साथ इसका मास, यानी इनकी प्रॉपर्टी इस एटम की, इस एटम की, इस एटम की, इस एटम की, इनकी प्रॉपर्टी क्या थी, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब होता है सेम, एक जैसी थी, ठीक है, और इनका मास भी एक जैसा था। लेकिन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, ध्यान दीजिए, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, जैसे कोई एलिमेंट है बी, इसके एटम अगर हम ले लें, ठीक, और इसके एटम की और इसके एटम की अगर तुलना करें मास की, तो ये मास अलग अलग होंगे। यानी एलिमेंट बी का जो एटम है उसका मास और एलिमेंट ए का जो एटम है उसका मास अलग अलग होगा, क्योंकि एलिमेंट बदल चुके हैं। फिर उन्होंने तीसरी बात उन्होंने बताई कि कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। यानी जो कंपाउंड बनता है, केमिकल रिएक्शन होती है, एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं फिक्स्ड रेशियो में और कंपाउंड बन जाता है। तो जो कंपाउंड बनता है, जैसे एक एग्जांपल लेते, ए प्लस बी, ये दो एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट किए, बन गया एक कंपाउंड ए बी, ठीक। तो जब भी ए बी बनेगा तो ये फिक्स्ड रेशियो में बनेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हमारे पास, क्या ये चलिए इसी को लिख लीजिए, अब उसमें उसकी जरूरत नहीं है, ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना। ए प्लस बी, और सॉरी, ए रिएक्ट किया बी से, ए बी बना, यानी ये जो कंपाउंड है, ये जब ये एलिमेंट फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे तभी ये कंपाउंड बनता है। इस स्टेटमेंट का सिर्फ इतना मतलब था। अब आगे बता रहे, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स। यानी जैसे हमारे पास एक ए बी कंपाउंड है और एक सी डी है, ठीक। तो मान लीजिए हमारे पास जो रिएक्शन है, उसके बाद जो रिएक्शन के बाद जो कंपाउंड बना वो ए सी और यहाँ पे बन गया डी बी। तो देखिए क्या हो गया, रीऑर्गेनाइजेशन। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब पुनः, यानी दोबारा से ऑर्गेनाइज होना, ठीक है ना। यानी ए सी के साथ चला गया यहाँ पे और डी, कुछ इस तरीके से रिएक्शन हो जाती है। आगे बता रहे, दीज आर नाइदर क्रिएटेड, यानी जो एटम्स है हम उसको बना नहीं सकते, ठीक है ना, नहीं उनको बनाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है। जो एटम्स होते हैं क्या करते हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, वो एटम्स होते हैं, ना हम उसको बना सकते हैं और नहीं मिटा सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिए। और जरा आप जेईई मेंस का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 2020 में जेईई मेंस ने इसी सेंटेंस से क्वेश्चन पूछा था, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं जरा, क्या था। जेईई मेंस 2020 का क्वेश्चन इस तरीके से। नीट की तैयारी के लिए देखिए, सबसे पहली बात हम बता दें कि आपको मॉडल पेपर ले आना है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज नीट का, जिसमें लिखा रहेगा 35 ईयर क्वेश्चंस, ठीक। और जेईई मेंस का भी ले लेना है साथ में, हिंदी वाले हिंदी में ले लेंगे और इंग्लिश वाले इंग्लिश में ले लेंगे, ठीक। जेईई मेंस से जो क्वेश्चन लगाएंगे तो उससे कोई नुकसान नहीं है और फायदा ही मिलेगा नीट की तैयारी के लिए। तो पहला सवाल हम पढ़ रहे हैं इसका, जो पूछा गया इस स्टेटमेंट में, कि क्या पूछा गया, जरा उसको सुनिएगा। ये बुक इसी तरीके की होगी, आपको ये लिखा मिलेगा इस तरीके से, जेईई मेंस का है। तो amongst the following statement that which was not proposed by Dalton was, ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुनिए। amongst the following statement that which was not proposed by Dalton was, पहला स्टेटमेंट है इनका ऑप्शन ए, all the atoms of a given element have identical properties including identical mass
एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट डिफर इन मास। देखिए मिल गया पहला स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन ए हमारा ईडी का स्टेटमेंट है, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट का सुनिए ऑप्शन, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजिबल एटम। मैटर किससे बना होता है? इंडिविजिबल एटम से, ये मिल गया। तीसरा देखिए, व्हेन गैसेस कंबाइन और रिप्रोड्यूस्ड इन अ फिक्स्ड केमिकल when gases combine or reproduced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at same temperature and pressure। ये तो इनके स्टेटमेंट में नहीं है। यही पूछा भी गया है कि कौन सा स्टेटमेंट जॉन डाल्टन का नहीं था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा सी। अभी फिलहाल चौथा स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, These are neither created nor destroyed in a chemical reaction। ये देखिए, यानी ठीक स्टेटमेंट जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है उसी को जेईई मेंस ने अपने ऑप्शन में रखा था, और हमारा ऑप्शन क्या था? सी गलत। क्यों गलत है सुनिएगा। When gases combine or reproduced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume provided all gases are at the same temperature and pressure। ये जो स्टेटमेंट था ये गैलुसेक का था, और डाल्टन ने जो गैसेस के लिए नियम दिया था उसका नाम था डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ठीक, तो जो बच्चे पढ़े रहे होंगे उसको ये लगा लिए होंगे, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ। अच्छा, दूसरी बात, डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम लोग गैसेस स्टेट में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, और क्वेश्चन भी देख लिया हमने। अब आती है बात कि डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, बाद में डाल्टन के बाद क्या हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी, यानी सब एटॉमिक जो पार्टिकल होते हैं उनकी डिस्कवरी हुई। उसके बाद एटम्स कैसे होते हैं इसके बारे में पता चला कि एटम में सब एटॉमिक पार्टिकल जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं वो किस तरह से अरेंज होते हैं, उनके बिहेवियर क्या थे, उनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, इसके बारे में पता चला। और उसके बाद कुछ लॉज दिए गए, जिसको ये डाल्टन का जो नियम था अभी बता रहे हैं उसको कि क्या लिखा है एनसीईआरटी में उसको। बुक में दिया हुआ है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ऑफ मैटर, या थियरी से लीजिए, वाज एबल टू एक्सप्लेन, यानी क्या क्या ये जो डाल्टन की एटॉमिक थियरी थी ये किस चीज को एक्सप्लेन करती थी। तो कुछ नियम पहले ही बता दिए गए थे जिसको एक्सप्लेन करती थी। जैसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको एक्सप्लेन करती थी, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन करती थी। दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। ये अलग अलग साइंटिस्टों ने दिया है, सॉरी वैज्ञानिकों ने दिया है इसको कांस्टेंट कंपोजिशन। इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में। तीसरा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को एक्सप्लेन करती थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन को एक्सप्लेन करती थी, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को एक्सप्लेन करती थी। ये तीनों लॉ क्या होते हैं इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में। ठीक है ना, तो अब उसके बाद डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आगे जब डिस्कवरी हो गई और भी चीजों की, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उनके बिहेवियर के बारे में पता चला कि ये पॉजिटिव होते हैं या निगेटिव होते हैं, तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी फेल हो गई। और क्यों फेल हुई उसको लिखा जाता है या उसको पूछा जाता है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी फेल क्यों हुई। तो ये जो थ्योरी थी ये क्या करी, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल।
जब बाद में इस सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई तो उनके इलेक्ट्रिकल नेचर को एटॉमिक थियरी ये जो डाल्टन ने दिया था वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, इसलिए डाल्टन की एटॉमिक थियरी क्या हुई, फेल कर दी गई। यानी ये फेल क्यों हुई, फेल काम के यहाँ लिख दीजिए, फेल हो गई। क्यों हुई तो पता चल जाएगा, फेल हो गई। क्यों फेल हुई, इट कैन नॉट एक्सप्लेन इलेक्ट्रिकल नेचर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल क्या थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और साथ ही क्या, न्यूट्रॉन। ये फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं। और भी पार्टिकल के बारे में पता चला था, उसको हम लोग अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए कि फेल क्यों हुई। अब आती है बात डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल, और उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो हेडिंग होगी हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको नोट कर लीजिए कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किस लॉ को एक्सप्लेन करती थी या किन किन चीजों को एक्सप्लेन करती थी। ठीक है, अब हेडिंग डालिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां हेडिंग हो जाएगी हमारी क्या, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई इसके बारे में सोचते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। 1830 के आसपास उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया, क्या बताया था, 1830 के आसपास। सुनिए बड़े ध्यान से, एनसीईआरटी में इसको लिखा हुआ है इसलिए इसको पढ़ना जरूरी है। 1830 में उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया और इसमें इलेक्ट्रोड लगा दिए। अभी बताते हैं सब क्या चीजें होती हैं। और इसमें इन्होंने कहा कि अगर आप सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भर देंगे, यानी ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद यहां से करंट प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, मान लीजिए ये वाला इधर कर देते हैं, ये वाला, ठीक, ऐसे ऐसे करंट प्रोवाइड करेंगे। यानी किसी कंटेनर में अगर हम सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भर दें, दो इलेक्ट्रोड के बीच केमिकल रिएक्शन, सॉरी ये पूरा यानी कि इस कंटेनर में केमिकल रिएक्शन होगी और ये केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रोड पर होती है। और इस केमिकल रिएक्शन में कुछ इलेक्ट्रोलाइट या कुछ मैटर यहां से कहां चले जाते हैं, इस पर, इस तरीके से ऐसे इस पर, इस इलेक्ट्रोड पे जमा हो जाएंगे और कुछ मैटर यहां से यानी इलेक्ट्रोड से निकलकर यहां चले जाते हैं। ठीक, तो ये जो चीज है उसको बोला गया इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड। और इसमें जो भरा गया था इसका नाम था सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या था, सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी बताते हैं क्या होता है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, लाइट। ठीक, ये इलेक्ट्रोड है। और यहां पर देखिए बैटरी का साइन है, बैटरी का साइन ऐसे बनता है। अगर हमें कहीं बैटरी बनानी हो तो ऐसे बना देते हैं, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, और छोटी वाली लाइन को हम लोग लिखते हैं निगेटिव, यानी इसका निगेटिव चार्ज होता है, और बड़ी वाली लाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए ये जो इलेक्ट्रोड हो जाएगा क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज। ठीक, क्योंकि ये छोटी लाइन से जुड़ा हुआ है। ठीक, ये बैटरी का साइन, और ये हो जाता है पॉजिटिव। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रोड पर केमिकल रिएक्शन हुई, और इस केमिकल रिएक्शन में क्या हुआ कि जो सॉल्यूशन से कुछ मैटर निकलकर, यानी कि वो कहां चले गए, जमा हो गए इलेक्ट्रोड पर। इस चीज को बोला गया, जो जमा होने वाली प्रोसेस थी, इसको बोला जाता है, एक नाम दिया गया डिपोजिशन। इंग्लिश में इसको डिपोजिशन कहते हैं, हिंदी में कहते हैं निक्षेपण। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड से निकलकर इस सॉल्यूशन में जा रहे थे उसके लिए टर्म यूज किया गया लिबरेशन, लिबरेशन। ठीक, अब ये हो गया इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड क्या होता है, मेटेलिक रॉड होती है, मेटल की रॉड होती है जिससे करंट फ्लो होती है यहाँ पे। और ये सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इलेक्ट्रिक करंट चली जाए, यानी इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह करे यहां से वहां तक बहे, इसलिए इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रोलाइट। यानी ऐसा सॉल्यूशन बनाना है हमें जैसे हमारे पास आयंस हो, जिसमें क्या आयंस हो, और आयंस यहां से यहां मूव करें, यहां से निकलकर यहां चले जाएं, जिससे सर्किट कंप्लीट हो जाए। हर सॉल्यूशन में करंट नहीं जाएगी, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, उन्हीं के सॉल्यूशन में करंट चलती है। ठीक है, इसमें आयंस होते हैं।
ये इन्होंने 1830 में माइकल फैराडे ने बताया था। किसने बताया था? ये माइकल फैराडे। अगर आप नाम चाहे तो लिख लीजिए, माइकल फैराडे। फिर 1850 में माइकल फैराडे ने खास तौर से और दूसरे वैज्ञानिकों ने मिलकर एक स्टडी शुरू की, और 1850 में, और इन्होंने क्या किया, एक ट्यूब डिजाइन किया इस तरीके से। ठीक, ये सब नोट नहीं करना है, ये केवल एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए हम उसको समझा रहे हैं। ठीक, एक ट्यूब डिजाइन करी और इस तरीके से। ठीक, ये ट्यूब कैसी थी? तो इन्होंने कहा कि ये पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब, पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब, इसको नोट कर लीजिए। बाद में इसी ट्यूब का नाम दिया गया कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक, ये देखिए एक प्लेट लगी होती है यहाँ पे ऐसे, यानी ये ट्यूब है। अगर हमारे पास ये ट्यूब है तो इसमें एक प्लेट रहेगी ऐसे। ठीक, तो उसका फिगर ऐसे ही दिखा पाएंगे, ऐसे एक लाइन से। यहाँ पर ये बैटरी, ये इलेक्ट्रोड हो गए हमारे। ठीक, ये देखिए यहाँ से वायर इस तरीके से हमने निकाल दिया। ये एक ओपनिंग थी यहाँ पे, ओपन, इस पर थोड़ी सी जो खुला हुआ था थोड़ा सा, इसमें वैक्यूम पंप करते थे, यानी एयर सब कुछ निकाल लेते थे ताकि इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाए। ठीक, इसको इसे सक करके जैसे किसी चीज से निकाला जाता है, उसी तरीके से यहाँ से हम बाहर निकाल लेते थे। इसको एनसीईआरटी ने लिखा टू वैक्यूम पंप, टू वैक्यूम पंप। ठीक, और ये ट्यूब कैसी थी, और इसको क्या करते थे हम इसमें, ये देखिए छोटी लाइन फिर बड़ी, ये बैटरी का साइन है, इसको भूलिएगा मत, जल्दीबाजी में गलत न बना लीजिए। ठीक, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा निगेटिव। निगेटिव सिरा यानी ये देखिए निगेटिव करंट प्रोवाइड कर, यानी इलेक्ट्रॉन इधर से करंट, अभी बताते करंट कैसे फ्लो होती है। ये पॉजिटिव सिरा इधर जुड़ गया। जो सिरा यानी जो इलेक्ट्रोड का सिरा निगेटिव से जुड़ा था उसका नाम रखा गया कैथोड, यानी कैथोड किससे जुड़ा है यहाँ पर, निगेटिव से, निगेटिव पोल ऑफ बैटरी। उसका जो पॉजिटिव सिरा था वो एनोड, उसको बोला गया एनोड। इसको क्या बोला गया, एनोड। यानी ये ग्लास ट्यूब है, ग्लास ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, इलेक्ट्रोड यानी प्लेट मेटल की, उसके बाद एक यहाँ पर होल है जिससे हम वैक्यूम पंप करते हैं, और ये हमारे पास क्या बन गई, वैक्यूम। जब हम पार्शियली बोला गया आंशिक रूप से निर्वात, ठीक है, पार्शियली इवैक्यूएटेड, यानी पूरी तरह से वैक्यूम बना देंगे तो दिक्कत होगी। अभी क्या होगी हम बता रहे हैं, इवैक्यूएटेड। बाद में इसी ट्यूब का नाम रखा गया क्या, कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब। और एक कैथोड रे डिस्चार्ज का मतलब होता है क्या, विसर्जन नलिका। कैथोड रे, कैथोड किरण विसर्जन नलिका हिंदी में कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसको भी हम फिर से बनाएंगे, फिर उसके बाद इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये, फिर इसके बाद यहां से क्या। अच्छा, दूसरी चीज अभी तो पहले उसको सुन लीजिए कि सब इसमें क्या किया गया, पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब है, यानी इसमें थोड़ी बहुत गैसेस रहेंगी, पूरी तरह से इसको निकाला नहीं जाएगा, यानी एयर या जो भी गैस है इसमें थोड़ी बहुत रहेंगी। ठीक, अब वेरी लो प्रेशर, अगर हम लो प्रेशर लगाते हैं, वेरी लो प्रेशर, इसके इस ट्यूब के अंदर क्या करें, वेरी लो प्रेशर प्रोवाइड कराते हैं, यानी प्रेशर बहुत कम रखना इस ट्यूब के अंदर, और जहां वोल्टेज हम सप्लाई किए हैं वो बहुत ज्यादा हो जाए, यानी वेरी हाई वोल्टेज। ठीक है, वेरी हाई वोल्टेज। जब हम क्या करेंगे, वेरी लो प्रेशर रखेंगे, वेरी हाई वोल्टेज पे करंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं, यानी यहां से हमने एक की लगा लिया और उसके बाद हम इसको क्लोज कर दिया, की को बंद कर दिया, यानी ऑन कर दिया सर्किट। जब सर्किट ऑन हो गया तो हमारे पास क्या हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड हुई, इस तरह से करंट, और यहां से कुछ पार्टिकल यहां से निकलकर यहां गए। बाद में कहा गया कि ये कैथोड रेस थी,
और इसी को बताया गया कि कैथोड रे का जो बिहेवियर था वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में नेगेटिव की तरह शो करता है, इस और नाम रख दिया गया क्या, इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इतना सा काम था, लेकिन वो उस जमाने में बहुत बड़ा काम था ये, ठीक है ना। तो इसको अभी फिर से बनाते हैं, फिर इसमें हम लिखते हैं क्या हमें लिखने वाला है, क्या एनसीईआरटी में दिया हुआ कि क्वेश्चन जिससे नीट में आएगा। इसको अगर आप बनाना चाहें तो बना लें, उसके बाद इसको हम रख कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होती है कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, या इसी को बोलते हैं क्या, पार्शियली इवैक्यूएटेड ट्यूब। माइकल फैराडे और दूसरे वैज्ञानिकों ने मिलकर ये काम किया, और उसके बाद जे थॉमसन ने इसी एक्सपेरिमेंट को दोहराया। उसमें ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं या इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है, ठीक है। तो सबसे पहले कैथोड रे के बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन की बात आएगी अभी। बिल्कुल एनसीईआरटी वाइज पढ़ना, एक भी सेंटेंस इधर उधर आप पढ़ लिए तो आपका नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा कि जेईई मेंस में जो क्वेश्चन पूछा है वो सिर्फ एनसीईआरटी के स्टेटमेंट, उसी की लैंग्वेज, उसी की भाषा, उसी के शब्द का इस्तेमाल हुआ। और ये फिजिक्स में, सॉरी केमिस्ट्री और बायो में तो निश्चित है कि नीट में इसी तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं कि स्टेटमेंट सीधे सीधे बुक के चैप्टर से उठा के दे दिया जा रहा है। इसलिए आप कुछ और पढ़ने के बजाय सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़ लीजिए और लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिए। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एक बार पढ़ लेंगे तो चीजें काफी कुछ क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं क्या, फिर से डिस्चार्ज ट्यूब पे किनारे बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं कि इसमें क्या हुआ। तो हमारे पास वही डिस्चार्ज ट्यूब थी, कौन सी, कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। ये हो गई ग्लास का ट्यूब, और यहाँ पर हमने बना लिया इलेक्ट्रोड, और इससे इलेक्ट्रोड को बैटरी से जोड़ दिया, और ये छोटा वाला इस तरीके से हमने जोड़ दिया, ठीक है। ये पॉजिटिव सिरा, ये निगेटिव सिरा, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और ये वैक्यूम करने के लिए ओपन लगा दिया हमने, और ये पॉजिटिव निगेटिव। इसमें देखिए कुछ, और यहाँ पे वेरी हाई वोल्टेज हमें रखना पड़ा, वेरी हाई वोल्टेज, और यहाँ पे वेरी लो प्रेशर, ठीक। पूरी तरह अगर वैक्यूम कर देंगे तो क्या होगा, अगर इस ट्यूब में अगर हम पूरी तरह वैक्यूम कर दें, यानी कुछ भी ना हो, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, करंट नहीं फ्लो होगी। करंट फ्लो होने के लिए मीडियम चाहिए, यानी वायर, अगर किसी करंट से हम, जैसे देखिए यहाँ पर अगर इस तरीके से हमने वायर लगा रखा है और यहाँ कुछ नहीं कर रखा, और यहाँ सर्किट हमने क्लोज कर दिया, यानी ऑन कर दिया, ठीक है ना, कुंजी इसको बोलते की को जैसे हमने बंद किया, ये बंद हुआ, तो यहाँ आप क्या, करंट फ्लो होगी, कुछ नहीं होगा। यानी कुछ तो यहाँ होना चाहिए इसके लिए जो यहाँ से यहाँ करंट ले जाए, इसीलिए उसमें कुछ गैसेस रखी गई, जो गैसेस आयनाइज हो गई, और आयनाइजेशन के बाद इलेक्ट्रॉन निकल कर उधर की तरफ गए। तो ऐसा ये लगता था कि इलेक्ट्रॉन ने सर्किट कंप्लीट किया उस गैसेस की वजह से, तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकल रहा है और यहाँ जा रहा है, जबकि वास्तविकता ये थी कि जो इलेक्ट्रॉन, ये गैसेस थे, वो जो गैसेस थी वो आयनाइज हुई, और उनके इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ सर्किट कंप्लीट करते हुए फिर इस कैथोड से निकलकर फिर इधर, फिर इस कैथोड से निकलकर इधर, इस तरीके से सर्किट कंप्लीट हुआ। ये था, इसीलिए उसको बोला जा रहा है कि पार्शियली इवैक्यूएटेड रहेगा, ठीक। तो इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा, पार्शियली इवैक्यूएटेड, फुल्ली नहीं। तो ये बता दिया गया, तो इसमें जो गैसेस हुई आयनाइज हुई, तो वेरी लो प्रेशर वेरी हाई वोल्टेज पे यहां से बताया गया कि एक कैथोड रे निकलती है और एनोड की तरफ चली जाती है। ये कैथोड है, ये एनोड है, ठीक। अब इसका बिहेवियर देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो बहुत छोटी होती है, ठीक, आंखों से तो दिखेंगे नहीं, लेकिन ये क्या करती है, हमें अब यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, इस एनोड में छोटा छोटा होल कर देना होगा। और जब ये होल किया गया और यहाँ पर क्या, एक कोटिंग करी गई एक ऐसे मटेरियल की जिससे ये कैथोड रे टकराती थी तो चमक उत्पन्न होती थी, और ऐसे मटेरियल जिससे कैथोड रे टकराने के बाद चमक उत्पन्न होती थी, जिसको बोला गया फास्फोरेसेंट। क्या बोलते हैं इस मटेरियल को, फास्फोरेसेंट मटेरियल। ये फास्फोरेसेंट मटेरियल होते हैं, जैसे जिंक सल्फाइड, ठीक ना। फ्लोरेसेंट एंड फास्फोरेसेंट दो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, एक हो जाएगा फास्फोरेसेंट, हिंदी में जिसको बोलते हैं स्फुरदीप्त, और जो फ्लोरेसेंट होता है उसका मतलब होता है प्रतिदीप्त, ठीक। अभी वो क्या होता है वो अभी हम बताएंगे थोड़ी देर में जब सेंटेंस आएगा। तो अब हमें जो लिखना है वो ये है, लिखिए, द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज
बहुत ध्यान से इसको लिख लीजिए, बहुत जरूरी चीजें हैं। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू द गैसेस, देखिए गैसों के बारे में बताया गया, ट्यूब के बारे में सिर्फ नहीं, थ्रू द गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड, बी ऑब्जर्व्ड एट, इसको अंडरलाइन करिएगा, वेरी लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी, एट यहां लगा लीजिए, अंडरलाइन एक साथ करिए, एट वेरी लो प्रेशर एंड एट वेरी हाई वोल्टेज। ठीक है, यानी इसमें गैसेस तभी ऑब्जर्व होंगी, गैसेस ऑब्जर्व मींस यानी ये रेस तभी चलेंगी जब हम क्या क्या अप्लाई करें, वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज लगा दें, तब हमें गैसेस ऑब्जर्व होंगी। ठीक, और उसके बाद लिखा हुआ है कि एट सफिशिएंट हाई वोल्टेज, लिखिए यहां पर एट सफिशिएंट हाई वोल्टेज, सफिशिएंट हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज करंट इज फ्लोइंग, current is flowing through a steam of particle from नेगेटिव यानी कैथोड टू पॉजिटिव एनोड। जब आप सफिशिएंट हाई वोल्टेज सप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, कैथोड रे निकलेंगी, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल निकलेगा। जब लिखा है ना कि फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग, करंट इज फ्लोइंग थ्रू, किसके थ्रू, स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल के थ्रू, ये है ना स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल के थ्रू, कहां से, कैथोड से एनोड की तरफ। इस सेंटेंस का मतलब ये था, यानी एट अ सफिशिएंट हाई वोल्टेज करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, ये स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल फ्रॉम नेगेटिव कैथोड टू पॉजिटिव एनोड। ठीक, तो ये चीजें। अब इसके बाद क्या प्रॉपर्टी थी, यानी कैथोड रे निकली। सिंपली हम कह देंगे कि जब हम इसमें इस ट्यूब में हाई वोल्टेज और लो प्रेशर लगाते हैं तो एक रेज निकलती है जो यहाँ से चली जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमें देखने के लिए उसका बिहेवियर ये होल्ड कर देते हैं एनोड में, यहाँ से हमें उसकी चमक दिखाई देती है, हम समझ जाते हैं कि कैथोड रे वहां से जाके टकरा रही है। ग्लास में ऐसे देखने से कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन वहां पर जब चमक उत्पन्न होगी, चमकीला दिखाई देगा कुछ चमक सा, तो हम ये कह देंगे कि यहाँ से निकली है और वहां चली जाएगी। ठीक, इस रेस की प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें, यानी प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। अगली हेडिंग क्या होगी, प्रॉपर्टी ऑफ कैथोड रे। इसको बोला गया कैथोड रे, इसको लिख लीजिए आप यहाँ पे, कैथोड रे। सारी चीजें पिछले फिगर में, ये इसको बोलते हैं कैथोड, ये एनोड, ठीक है ना, और ये इलेक्ट्रोड होते हैं। इसको लिख लीजिए कैथोड रे, ये कैथोड रेज होती है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, पहली प्रॉपर्टीज लिखिए इसमें। ठीक, ये जो कैथोड रे निकली डिस्चार्ज ट्यूब से, है ना, इसमें एनोड, सॉरी कैथोड से पॉजिटिव एनोड की तरफ, उसकी प्रॉपर्टीज क्या थी। नंबर 1 कह रहा है कि कैथोड रे स्टार्ट फ्रॉम, इसको लिखिए यहां पर, कैथोड रेज स्टार्ट यानी कहां से निकलती है, कहां से शुरू होती है, फ्रॉम
अभी आपने देखा होगा कैथोड से, स्टार्ट फ्रॉम कैथोड एंड मूव टुवर्ड्स एनोड। कैथोड से निकलती है और कहां चली जाती है? एनोड की तरफ। दूसरी लाइन, दीज रेज देमसेल्फ आर नॉट विजिबल, दीज रेज देमसेल्फ आर नॉट विजिबल। ये स्वतः दिखाई नहीं देती, यानी खुद दिखाई नहीं देती, ठीक है ना, विजिबल। बट their behavior can be observed with, देखिए आगे बात, फ्लोरेसेंट and phosphorescent and or phosphorescent material। और एग्जांपल लिया हुआ जैसे कि टीवी पिक्चर ट्यूब, एग्जांपल जैसे लिया हुआ टीवी पिक्चर ट्यूब। ठीक है, देखिए कह रहा है कि दीज रेज देमसेल्फ आर नॉट विजिबल बट देयर बिहेवियर कैन बी विजिबल ऑब्जर्व, कैन बी ऑब्जर्व विद फ्लोरेसेंट या फिर फास्फोरेसेंट मटेरियल जैसे कि टीवी पिक्चर ट्यूब। ठीक, अगर टीवी पिक्चर ट्यूब, आजकल तो स्मार्ट टीवी चल रहा है, पहले एक टीवी आती थी कुछ ऐसा होता था, आपने अगर उसको कहीं किसी दुकान पे इलेक्ट्रिक की शॉप पे बनते देखा होगा तो उसकी पिक्चर ट्यूब कुछ ऐसे खोल के रखी रहती थी, ये ऐसे होती थी, ये ऐसे। यहाँ पर इस मटेरियल की कोटिंग होती थी, इसी मटेरियल को बोल रहे हैं फास्फोरेसेंट या फ्लोरेसेंट मटेरियल। यहाँ से रेज निकलती थी और इससे जाकर टकराती थी, तो हमें विजुअलाइजेशन जो होता था वो पिक्चर का होता था, इस तरीके की होती थी। इसको बोला जाता था टीवी पिक्चर ट्यूब। काफ़ी बड़ी होती थी, भारी, और ग्लास की ही बनी होती थी, काफ़ी मजबूत, ठीक है ना। तो आपने अगर देखा होगा तो शायद ये इसी का एग्जाम्पल बता रहे हैं, ठीक है। अब अगली लाइन लिखिए, इन द absence ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तीसरी बात, इन द absence ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जो कैथोड रे, अगर हम क्या करें, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड ना लगाएं तो कैथोड रे कैसे ट्रेवल करेंगे? तो कैथोड इन द absence ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में ट्रेवल करेंगे, चलेंगे, ठीक है ना। नंबर 4, अगर मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अप्लाई कर दिए तो क्या होगा? तो इसी चीज को लिखा जा रहा है कि इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रे, इसको हटा देंगे यहां से, दियर बिहेवियर आर सिमिलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दियर बिहेवियर आर सिमिलर टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके हम कैथोड रे का बिहेवियर देख रहे थे तो उनका जो बिहेवियर था वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के समान था, ठीक। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के समान था, तो इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की बनी हो सकती है,
अच्छा, बनी हो सकती है यानी बनी ही थी। बाद में ये प्रूफ किया गया कि वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ही थे और उस पार्टिकल का नाम रखा गया इलेक्ट्रॉन। और ये काम किसने किया था? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने। ठीक, इसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन। इसको पूरा भी लिख सकते हैं ऐसे, इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब एक बात लिखिए कि ये कैथोड, ये चार बातें आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, जो कैथोड रे की कैरेक्टरिस्टिक थी वो किस पे डिपेंड करती है या किस पे डिपेंड नहीं करती, इसके बारे में। ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए तुरंत। स्टेटमेंट पूछा जा सकता है अगर ठीक है, अब इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अगली लाइन में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये देख लीजिए इसको, कैरेक्टरिस्टिक किस पे डिपेंड करती थी? हाँ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे, यानी कैथोड रे डू नॉट डिपेंड ऑन, हाँ, किस पे डिपेंड नहीं करती थी? नंबर एक, किस पे डिपेंड नहीं करती थी? मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, यानी इलेक्ट्रोड किस मटेरियल का बना उससे कोई मतलब नहीं था। मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, इसको लिखिए इसी तरीके से। और दूसरा गैसेस, यानी जो गैसेस भरी रहती थी, नेचर ऑफ गैसेस इन द ट्यूब। ठीक है, देखिए, यानी जो कैरेक्टरिस्टिक, जो ट्यूब में जो लगा था इलेक्ट्रोड सॉरी, ट्यूब में जो इलेक्ट्रोड लगा था उसका मटेरियल किसका है, इससे कोई मतलब नहीं था। उसमें गैसेस कौन कौन सी भरी जा रही, इससे भी कोई मतलब नहीं था। आप जो भी गैस भर दीजिए या जो भी मटेरियल का इलेक्ट्रोड बना दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। जब हाई प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो कैथोड रे निकलेंगी और सब में एक ही जैसे निकलेंगी। ठीक है ना, हमेशा एक जैसी ही कैथोड रे निकलेंगी, यानी वो कुल मिलाकर कैथोड रे पार्टिकल एक जैसे ही रहेंगे और सिमिलर टू नेगेटिव चार्ज पार्टिकल थे, इसलिए उसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन। और इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई। ठीक, आगे देखिए, यहां पर एक बात है कि कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो बहुत पहले एग्जाम में पूछा जाता था, उसके बारे में लिख दीजिए कि कैथोड रेज पजेस, यानी रखती हैं, पजेस काइनेटिक एनर्जी। कैथोड रे में क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। जाहिर सी बात है, वो मूव करता हुआ पार्टिकल है, यहां से वहां जा रहा है, तो उसको मूव करने में वेलोसिटी होगी, तो जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी एंड एक्सर्ट, और क्या एक्सर्ट करती थी? मैकेनिकल प्रेशर। ये सेंटेंस बहुत पहले एग्जाम में पूछा गया था, अब वो शायद एग्जाम नहीं होता, लेकिन फिर भी आप याद रख लीजिए। फिर उसके बाद कैथोड रे प्रोड्यूस, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ठीक है ना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। प्रोड्यूस एक्सरे, अभी बताती है क्या होता है। एक्सरे कैसी होती है? न्यूट्रल। एक्सरे होती है न्यूट्रल। और कैथोड रे, दूसरी चीज, कैथोड रेस अफेक्ट करती है किसको? अफेक्ट्स फोटोग्राफिक प्लेट या फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म। ठीक है, देखिए ये है कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरे। जब हम क्या करेंगे, हाई एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट ले लें, हाई एटॉमिक नंबर मतलब जिसका एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हो, ठीक है ना। जब हम हाई एटॉमिक नंबर का, जैसे टंगस्टन, और इस पर इधर से अगर कैथोड रे डालें तो यहां से कुछ रेज निकलेंगी, यहां से कुछ रेज एमिट होंगी, और जिसको हम क्या बोल देंगे? एक्सरे। इसी को बोला जाता है एक्सरे। ये न्यूट्रल होती है। इधर से कैथोड रे इस पे डालेंगे तो वहां से क्या एमिट करेगा? ये एक्सरे। ठीक, इसको इसीलिए लिखा हुआ कैथोड रे प्रोड्यूस एक्सरे। दूसरी चीज, कैथोड रे अफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म। जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है, जो AgBr की बनी होती है, सिल्वर की कोटिंग होती है इसमें, सिल्वर ब्रोमाइड की, उसको भी कैथोड रे अफेक्ट करती है। ठीक है ना, अफेक्ट मतलब प्रभावित करती है।
तो ये रहा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चार्ज टू मास रेशियो। यानी जब इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी होगी तो उसका चार्ज कितना होगा, अगर वो चार्ज की तरह बिहेव कर रही है तो फिर अगर वो पार्टिकल है तो उसका मास क्या होगा, कितना होगा। और इसके बारे में जे थॉम्सन ने बताया था। देखिएगा जे थॉम्सन का एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने क्या किया कि यही डिस्चार्ज ट्यूब उन्होंने ऐसे कुछ बना ली थी। ठीक, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि एक प्लेट यहां लगा दी, एक प्लेट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करी, इस पे क्या लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड, और सामने से क्या लगाया, मैग्नेटिक फील्ड, यानी इधर से और इधर से मैग्नेटिक फील्ड, यानी इधर से मैग्नेटिक फील्ड और इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। और यहां से क्या ट्रेवल कराई उन्होंने, कैथोड रे। अब सुनिएगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जब लगाई तो कैथोड रे कहां चली गई, यहां से निकली और ये मान लीजिए किसी एक पॉइंट ए पर चली गई। ठीक, जब सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो कैथोड रे यहां से निकली और किसी पॉइंट बी पर चली गई। यानी ये अपने पाथ से जो बिना, अगर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड न लगाए तो कैसी चल रही थी, स्ट्रेट लाइन। तब कैसी चल रही थी, स्ट्रेट लाइन। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दें तो कहां चली जाएंगी, ए पर। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो कहां चली जाएगी, बी पर। तो इसका मतलब वो अपने पाथ से क्या हो रही है, डेविएट हो रही है। यानी पाथ से क्या हो रही है, डेविएट। ये देखिए इधर जाने को बोलते हैं विचलन। डेविएशन मीन्स होता है विचलन, यानी अपने पाथ से विचलित हो जाना। ठीक है ना, यानी डेविएशन हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कुछ इस तरह से बैलेंस किया कि ये वापस से स्ट्रेट लाइन हो गई, और स्ट्रेट लाइन होकर कहां चली गई, यहां सी पर। तो इस तरीके से इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि जो चार्ज टू मास रेशियो होता है, तो यहाँ पे लिखिए हेडिंग जो हमारी थी, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसने बताया था, सॉरी, जे थॉम्सन ने। जे थॉम्सन ने बताया था। क्या बताया इन्होंने, यही बताया था। लिख लीजिए सिर्फ पहले, ये फिगर बना लीजिए, इसमें इसको बता दीजिए डेविएशन। और जो सबसे जरूरी चीज थी, हाँ, डेविएशन के बारे में एनसीईआरटी में 3 पॉइंट बना के डेविएशन लिखा हुआ, उसको लिख लीजिए। अमाउंट ऑफ डेविएशन डिपेंड ऑन, अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल, लिखिए, इसको लिख लीजिए ये सेंटेंस, अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना, डिपेंड ऑन, ये जो डेविएशन है उसका अमाउंट, यानी कितना डेविएट होगी। ये जो पार्टिकल है यहां से कैथोड रे के ब्रैकेट में लिख दीजिए, कैथोड रे पार्टिकल, या सिर्फ समझ लीजिए आप लोग, ये कितने, यानी किस पे डिपेंड करेगी उसकी बात चलिए। डिपेंड ऑन, नंबर 1 देखिए, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बना लेते हैं, डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। तो सबसे पहले लिखिए, या फिर सबसे पहला इसमें जो लिखा गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल, दूसरा जो इसमें बताया गया है डेविएशन, यही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा, डेविएशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब इसका मतलब जरा समझ लीजिए। अमाउंट ऑफ डेविएशन, यानी ये डेविएट जो हो रही है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेविएशन, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर ये चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड मतलब पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव ही है, तो उसमें जैसे -1, -2 और -12, यानी मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा, माइनस का साइन हटा दीजिए तो ये सिर्फ बचेगा मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा डेविएशन। इसका मतलब होता है, देखिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और हिंदी में बोलते समानुपाती।
ये बढ़ेगा, ये अगर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, इसका मतलब यही होता है। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है ना। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि ये बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा रहेगा, आप अगर कहीं पढ़ेंगे x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, मतलब y बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन होता है जैसे x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती, हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्स मतलब उल्टा, उल्टा रिलेशन, यानी ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर यही बनाया गया, ठीक है। इसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डायरेक्ट प्रोपोर्शन या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो कि x बढ़ेगा तो y बढ़ेगा, इसका मतलब होता है इनवर्सली प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, या ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इसको नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं आता हो तो, ठीक है ना। डेविएशन मींस यानी डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल, डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रेंथ मतलब होता है इंटेंसिटी, इनकी क्षमता यानी इसकी पावर। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की अगर आप स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे तो डेविएशन क्या होगा, ज्यादा, यानी जो रेस इधर जा रही थी अब वो और इधर से जाएगी, इसको बोले और डेविएशन हो गया। ये देखिए डेविएशन, डेविएशन एक एंगल होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, जब प्रिज्म पढ़ेंगे तो डेविएशन है ना, डेविएशन एंगल वहां पढ़ेंगे, ठीक है ना। एक एंगल होता है, इस एंगल को बोलते हैं डेविएशन, कितना डिग्री और ये डेविएट हो गई, इस तरह से मेजर करते हैं, ठीक। और मैग्नेटिक फील्ड में इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लगाए तो इधर की तरफ या कहीं भी हमारे इसमें ये शो किए हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड से डेविएशन। और आगे बता रहे हैं मास का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डेविएशन मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये बहुत भारी हो जाएगा तो कोई चीज भारी हो जाएगी तो उसको डेविएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, यानी अगर इसका मास बढ़ता जाएगा तो डेविएशन कम होता चला जाएगा। देखिए मास बढ़ेगा तो डेविएशन कम होगा, यही एनसीईआरटी में बनाया हुआ, ठीक। तो अब आती है बात क्या, एक चीज और, ये चार्ज टू मास रेशियो जे थॉमसन है, और अब इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या निकाला, चार्ज टू मास रेशियो आया क्या। तो देखिए यहाँ पर कहीं बना दीजिए इसको, जरा सा इसको मिटा दे रहे हैं, यहीं पे लिखिए जरा। चार्ज टू मास रेशियो क्या है, चार्ज को E से डिनोट किया उन्होंने और मास को ME से, और चार्ज टू मास रेशियो जो आया था 1.7 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। ये कैलकुलेशन से आया इनको, और कैलकुलेशन इसका हम लोग के सिलेबस में है ही नहीं, इसलिए उसको हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है ना। तो 1.7 इंटू 10⁻11 कूलाम इसकी चार्ज है, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, चार्ज की यूनिट होती है कूलम, मास है तो मास की यूनिट होती है केजी, किलोग्राम, ठीक है ना। ये आया चार्ज टू मास रेशियो, ठीक। इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने यही पता किया था। अब आती है बात, जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो कितना होता है, तो चार्ज की बात हम करेंगे। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था R.A. मिल्टन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और जो एनसीईआरटी में आपको सन दिया हुआ है ना, जो डाटा दिया हुआ है कि 1819 में, और यहाँ पर कुछ ऐसा दिया हुआ है 1897 में, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं आते डाटा, आप अगर याद करना चाहे तो इससे कोई जरूरत नहीं। एग्जाम में डेटा जो है इस तरीके का, जो आपका जो होता है ना सन वाला डेटा, जो ईयर वाला डेटा, वो नहीं आता, ठीक है ना, इसलिए उससे निश्चिंत रहिए। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इसके बारे में सिर्फ इतना बताया गया कि R.A. मिल्टन एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। R.A. मिल्टन एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, R.A. मिल्टन एक साइंटिस्ट थे, और इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था, यानी लिखती है यहाँ पे सीधे सीधे, यूजिंग ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था, और इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट की सहायता से इन्होंने पता किया कि जो चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे वो कितना होता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए यहाँ पे, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। अभी शुरुआत के 2-3 चैप्टर हम लोग बहुत धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि सब बेसिक चीजें हैं, इसलिए इसको धीरे धीरे आराम आराम से पढ़ेंगे ताकि हमारी जो पकड़ है शब्दों पर, कि हर शब्द की मीनिंग क्या है वो समझ लें, और जो लैंग्वेज है एनसीईआरटी की उसको भी समझ लें अच्छे से। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी, ठीक है ना। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना निकाला, तो 1.6, सभी को याद होना चाहिए, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, ठीक है ना। फिर जब ये पता चल गया तो देखिए यहाँ से, यानी E
बाई ME, हमें पता ही है कितना था 1.7 × 10⁻11 इतना है। चार्ज पता चल गया तो हम मास नहीं निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे। कैसे मास निकालना था, देखिए इसको क्या करिए, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको नीचे लेते आइए। तो चार्ज हमें चाहिए था, सॉरी मास, देखिए चार्ज पता चल गया, ये चार्ज की जगह ये वैल्यू रख लीजिए 1.7 × 10⁻−19 कूलम, ये हमने रख लिया। अब मास को हम क्या ले गए इधर, ये हमारे पास क्या जाएगा इक्वल का साइन, और यहाँ हमारे पास बचेगा मास, और इसको हम ले आएंगे इधर। इस चीज को बोलते हैं रीअरेंजमेंट करना, या हिंदी में बोलते हैं पक्षांतर, ठीक है ना। ये कूलम में यूनिट लगाए ना लगाए, 1.7 × 10⁻11, ठीक। और इसको लिखते हैं कूलम पर किलोग्राम। देखिए तो ये यूनिट कूलम से कूलम कट गया, और जो यहाँ पर 1/kg आया है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो चीज आई वो ये थी। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। 9.1 ये कितना आया, 9.1 × 10⁻31 kg, ये मास आ गया। इसको लिखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रहना चाहिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा याद रहे, चार्ज भी याद रहे, ठीक। ये तरीके से निकाल लिया इन्होंने, तो इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी और उसके बारे में जो कुछ एनसीईआरटी में दिया हुआ उतना हमने पढ़ा, और एक क्वेश्चन भी देखा कि कैसा क्वेश्चन आया था, और स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद करिएगा, ठीक है ना। तो पढ़ने के बाद अच्छे से याद करना बहुत जरूरी है, और बेसिक, ये सब बेसिक चीजें हैं, आपने 9th में भी पढ़ा होगा और थोड़ा बहुत यहाँ भी आपने देखा, ठीक है ना। तो धन्यवाद, मिलते हैं अब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के साथ, ठीक है।